हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, अभी तक हम लोगों ने भी क्लास 10th में जो जनरली बात किया हुआ था, क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री की बात किया था, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर किसके, बायोलॉजी के, जिसमें हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। और लाइफ प्रोसेस को आज हम लोग वन शॉर्ट वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब आज के सेशन में आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला वर्ड लिखा है लाइफ प्रोसेस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ऐसे प्रोसेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइफ के लिए, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे अपने आप को बनाए रखना चाहता है, और अपने आप को बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस, कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है, और यही क्राइटेरिया क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जो बेसिक हैं यानी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आपको क्या क्या देखना है, न्यूट्रिशन समझना है, रेस्पिरेशन समझना है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि भाई जैसे हम लोग कोई फूडिंग मटेरियल लेते हैं, उस फूडिंग मटेरियल को लेने के बाद हम लोग उसे यूटिलाइज करते हैं, उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके इसेंशियल न्यूट्रिएंट को लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग करते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर को हम लोग अपने बॉडी के इनसाइड लेते हैं और अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वन पार्ट से अनदर पार्ट तक हम फूडिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी भेजने का काम करते हैं। और लास्ट वन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल है उसे अपने बॉडी से थ्रू आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में मैंने ये बात बता दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ये फर्स्ट जो है आपका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये सेकेंड वन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड ये जो थर्ड वन है, ये आपको किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, इट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। एंड नंबर 4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 4 डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब चलिए, इसमें हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अब जैसे पहला हमारा टॉपिक क्या आएगा, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में क्या बताया गया कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय अ ऑर्गेनिज्म एंड इट इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर ग्रोथ, टू रिपेयर द डैमेजेड पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि जो हम न्यूट्रिशन प्रोसेस यूज करते हैं, इस प्रोसेस में हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कि भाई फूडिंग मटेरियल लेते हैं, उस फूडिंग मटेरियल से हम लोग इसेंशियल न्यूट्रिएंट लेते हैं। अब उस इसेंशियल न्यूट्रिएंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि भाई वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एनर्जी देता है, ग्रोथ कराता है, और जो डैमेज पार्ट है, डैमेज ऑर्गन्स है, उनको ये रिपेयर करने का काम करता है। यानी इसे हम और क्या कह सकते हैं, रिपेयरिंग मटेरियल। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या लिखा है कि लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर आल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। कहने का मतलब क्या है कि जो लाइफ है अर्थ पर, वो किस पर बताया जा रहा है कि किस पे बेसिक्स है, कार्बन पर। अब कार्बन का सिंबल क्या होता है, सी। लेकिन जब भी हम इसके मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जनरली हमें जो मॉलिक्यूल चाहिए वो किससे चाहिए, CHO, या जिसमें भाई क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन से लिंक हो। अब अगर ऐसे सिचुएशन है तो बेटा हम लोग इसे किस में समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट में ही हम लोग, अब क्या होता है, कभी कभी ये अमाइड बनाते हैं, अमाइड से यहाँ पे क्या होता है, एमीन बनता है, एमीन से हम लोग और क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड के साथ हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, फैटी एसिड बनाते हैं। यानी जो हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट फूडिंग मटेरियल है, वो मटेरियल किससे बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से, या मेनली आप कह सकते हैं कार्बन से होता है। तो यही बात बताई जा रही है कि हमारे अर्थ पर जो फूडिंग मटेरियल है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होता है, कार्बन पर। ये बात क्लियर हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स
यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। यानी हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं एक्सटर्नली बाहर से, वो एक्सटर्नल मटेरियल में क्या क्या यूज कर लेते हैं, हम लोग यूज कर लेते हैं फूड, वाटर एंड एयर। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप इसे यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अगर आप फूड यूज कर रहे हैं तो न्यूट्रिशन प्रोसेस, आप वाटर यूज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में जाएगा, और एयर आप यूज कर रहे हो तो किस प्रोसेस में जाएगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। अब यहाँ पे आपको क्या दिया गया कि भाई मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भाई जो न्यूट्रिशन है वो कितने टाइप से होते हैं या कितने तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है बेटा कि देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन के केवल कितने मोड आपको मानने हैं, मेनली वो दो मोड। एक मोड क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा क्या होगा, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा कि दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड्स ऑन फूड on itself, it means they make their own fooding material। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप पे ही डिपेंडेंट हो या जो अपने आप से ही भोजन बना ले, फूड बना ले, तो उन्हें हम लोग किसमें समझते हैं, ऑटोट्रॉप में। किसमें समझते हैं, ऑटोट्रॉप में। और हेटरोट्रॉप में हम क्या कहेंगे बेटा कि दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड, दैट इज हेटरोट्रॉप। अब बेटा जो अपने आप पे ऊपर डिपेंडेंट होता है वो ज्यादातर क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होते हैं। अब एनिमल में अगर आपसे पूछा जाए तो एक एनिमल होता है यूग्लिना, क्या होता है, यूग्लिना, और क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं। अब ये थोड़ा सा आपसे कभी पूछ ले तो ये जरूर याद रखना कि यूग्लिना एक ऐसा एनिमल है बेटा जो क्या होता है, वो होता तो एनिमल है लेकिन वो फूड फॉर्मेशन किसकी तरीके से करता है, एज लाइक अ ऑटोट्रॉप प्लांट। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है हेटरोट्रॉपिक में, हेटरोट्रॉपिक में क्या आपको समझना है भाई, सारे दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, तो ज्यादातर एनिमल यानी ऑल एनिमल्स आर जनरली क्या है, हेटरोट्रॉप्स। लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जैसे पैरासिटिक प्लांट, अमरबेल, ये सब क्या है कि ये किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए वो किस में आ जाता है, हेटरोट्रॉपिक। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉपिक हो सकते हैं, कुछ एनिमल ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कितने टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन होगा बेटा, आप देख सकते होंगे, तो यहाँ पे मेंशन है कि देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दे आर सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। यानी बेटा यहाँ पे आपको जो मेनली समझने हैं वो थ्री टाइप समझना है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब यहाँ पे जो सबसे पहली कॉन्सेप्ट आई वो किससे आई, सेप्रोफिटिक। अब भाई यहाँ पे सेप्रोफिटिक के लिए आपको एक सिंपल सा वर्ड याद रखना है कि दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर डिपेंड्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। आप देख सकते हैं सेप्रोफिटिक में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि भाई दैट organism in which the nutrition is depends on dead or decaying organic matter, that is called as a saprophytic nutrition। और बेटा इसमें जो एग्जांपल में है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, सम बैक्टीरिया। यानी ये जो मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं फंजाई किंगडम। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि फंजाई किंगडम, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आर.एस. व्हिटेकर का। तो आर.एस. व्हिटेकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने क्या किया होगा कि ऑर्गेनिज्म आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा, सेकंड वन प्रोटिस्टा, थर्ड वन फंजाई, फोर्थ वन प्लांटी एंड फिफ्थ वन एनिमेलिया। अब ऐसे ही आप इस कंडीशन को समझ सकते हैं। सेकेंड वन क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इन विच न्यूट्रिशन वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर। यानी अब बेटा क्या कर रहा है कि ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे विदाउट किलिंग देम, यानी उन्हें मार के नहीं। यानी आप कभी भी किसी पे डिपेंड कर रहे हो, आप जैसे गेहूं खा रहे हो, वीट को आप क्या करते हो, कट करते हो। यहां पे ये कहा जा रहा है कट नहीं करना है, आपको काटना नहीं है, मारना नहीं है, आपको काटना मारना नहीं है, ये डायरेक्टली इस पर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। अब इसमें एग्जांपल में कस्कूटा है, कस्कूटा का प्लांट होता है, ये डिपेंड होता है। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, ये लो इस पर,
ऑर्किड है, टिक्स है, लाइस है, लीच है, राउंड वर्म है, टेपवर्म है, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर, कुछ एनिमल बॉडी पर, कुछ प्लांट बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं फॉर फूडिंग। थर्ड वन क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली और देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब, यानी ये फूड को डायरेक्ट लेता है, अपने बॉडी के अंदर ले लिया और उसको डाइजेस्ट कराता है, एब्जॉर्ब कराता है और उससे वो एनर्जी लेता है। अब इसके एग्जांपल में बेटा अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमन एटसेट्रा, यानी जनरली आप सिंपल से एक वर्ड में कह सकते हो कि एनिमल्स आर होलोजोइक। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या आ गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट में आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में क्या लिखा हुआ है कि इन दिस प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इन दिस प्रोसेस। सिंपल सा एक लाइन में वो आपको याद रखना है कि व्हेन any plant can utilize carbon dioxide with water in presence of sunlight and chlorophyll, by that they form glucose and water and releases oxygen, and that process is called as a photosynthesis। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। ये देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसके प्रेजेंस में है, ये क्या है हमारा सनलाइट और ये क्या है हमारा क्लोरोफिल। क्या बना रहा है, ये क्या बन रहा है हमारा ग्लूकोज, साथ में ये क्या बना रहा है वाटर, और क्या रिलीज कर दे रहा है ऑक्सीजन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइजेशन हो और इससे क्या बन जाए, ग्लूकोज बन जाए, वाटर बन जाए और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यहां पे आपको क्या ध्यान देना है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस क्या हो सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द थ्री मेन पार्ट्स या थ्री मेन स्टेप्स, दे आर फॉलोइंग। फर्स्ट वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी लाइट एनर्जी यानी सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। अब यहां पे ये कभी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बेटा, एनर्जी करेंसी, क्या पूछा जा सकता है, एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी करेंसी आपके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होगा, सनलाइट। सनलाइट इज अ एनर्जी करेंसी। सेकेंड वन क्या कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका सनलाइट के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, स्प्लिटिंग कराया जाता है, इसे तोड़ा जाता है और केमिकल एनर्जी के कन्वर्ट फॉर्म में किया जाता है। थर्ड वन प्रोसेस में कहा जा रहा है कि भाई रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, यानी फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ये बात क्लियर। अब आप यहां पे देख सकते हैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई यहां से ये हमारा क्या है, सन। सन क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, सनलाइट दे रहा है। और प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट है यहां पे आप देख सकते हैं ये सारे ग्रीन पार्ट बनाए गए हैं और ये ग्रीन पार्ट में क्या बताया जा रहा है कि भाई क्लोरोफिल है। अब ये क्या कर रहे हैं, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहां से ये किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर को। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये किसकी हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोमेटा, और वाटर को किससे एब्जॉर्ब करते हैं, रूट हेयर। तो वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर एंड वेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब बाय स्टोमेटा। अब जैसे ही एब्जॉर्ब होता है, सनलाइट आता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है और क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन, और साथ में ये क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हैं गार्ड सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, यानी ऐसे गार्ड सेल जो क्लोरोप्लास्ट के साथ है। अब आप यहां पे देख सकते हैं वैक्स क्यूटिकल, साथ ही साथ आप यहां पे देख सकते हैं अपर डर्मिस। अब ये जो लेयर है, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, ये लेयर, ये क्या है, अपर डर्मिस, और इसके ऊपर ये वाली लेयर जो फॉर्म हो रही है,
ये क्या है, वैक्स क्यूटिकल है। अब यहां से बेटा इसके बाद यहां से यहां तक का पार्ट क्या कहलाया, मीजोफिल। अब इस मीजोफिल में ये जो लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल जिसे आप क्या कह सकते हो, कॉलमनर स्ट्रक्चर है, इन्हें आप क्या कहते हो, इन्हें आप कहते हो पैलिस्कल मेसोफिल। अब इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, इस गैप को क्या कहा गया, एयर स्पेस। अब यहाँ पे इसके नीचे आप देख सकते हो ये ओवल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे और इन ओवल स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्पंजी मेसोफिल। और लास्ट वन, इनके बीच में आप देख सकते हो लास्ट वन जो लेयर है वो क्या है, लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के बीच में ये देखो स्टोमा बना हुआ है। इस स्टोमा के बाद यहाँ पे आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो गार्ड सेल है, एक तो हमारा यहाँ पे गार्ड सेल होगा, एक हमारा ये होगा। अब यानी कहने का मतलब है कि ये गार्ड सेल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ से क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन वर्क किसका होता है, गार्ड्स का होता है। तो इसीलिए इस तरीके के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे सिंगल डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि भाई ये सेल है, सेल में क्या है, सेलुलोजिक सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साथ में वैक्यूल बना हुआ है, वैक्यूल मेम्ब्रेन बना हुआ है। अब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है क्लोरोप्लास्ट। क्या बना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। अब इसमें साफ साफ ये जो स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरोफिल को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोरोफिल को। और यहाँ पे ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो लिक्विड भरी जाती है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब जैसे ही आप ये कंडीशन देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाया जाता है डायग्रामेटिक, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे बाहर की लेयर है क्लोरोफिल की, वो क्या कहलाई, क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद में जो लेयर कहलाई वो क्या कहलाई, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन, और इनके बीच में जो एक्वस फ्लूइड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और जो ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड। क्या कहते हैं, थाइलेक्वाइड। और इनके जो ग्रुप होते हैं उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम इस स्ट्रोमा थाइलेक्वाइड को देखें, थाइलेक्वाइड के इनर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ल्यूमेन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कैसे क्या हो रहा है। अगर भाई आपको एक गार्ड सेल दिखाया गया, इस गार्ड सेल में क्या बताया जा रहा है कि वाटर प्रेशर कहाँ है, डाउन साइड या लो वाटर प्रेशर है, तो स्टोमा क्या कर रहा है कि भाई ये हाई वाटर से लो वाटर कंडीशन में मूव कर रहा है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग से लो में, यानी यहाँ पे ये एक्सचेंज को दिखा रहा है कि हाई टू लो एंड लो टू हाई। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझना होता है। ये कब होता है बेटा, जब स्टोमा ओपन होता है। ये बात क्लियर। अब हमें बात करनी होगी स्टोमेटा की। अब स्टोमेटा में आप देख सकते हैं कि क्या मेंशन है, स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यानी स्टोमेटा लीव्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट एक टीनी पोर होता है, छोटा सा छेद होता है, जो किसमें पार्टिसिपेट करता है, गैसियस एक्सचेंज में। ईच स्टोमेटा हैज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये है गार्ड सेल आपका, यहाँ भी गार्ड सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल ओपनिंग। यानी इस कंडीशन में आप देखिए तो ये जो कंडीशन है ये किस कंडीशन को शो ऑफ करा रहा है, ओपन, और ये कंडीशन किसे शो करा रहा है, क्लोज। यानी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये किस पे डिपेंडेंट होता है, गार्ड सेल पे होता है। When water enters the guard cell, it swells and the pore open, and when the guard cell lose water, it shrink and the pore closes। यानी जैसे ही इनके अंदर पानी आ रहा है तो ये क्या हो रहे हैं, स्वेल हो रहे हैं, और स्वेल होने पे ये क्या हो जा रहे हैं, ओपन हो जा रहे हैं। और जब पानी बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर निकल रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये श्रिंक कर जा रहे हैं। ये बात बताई जा रही है। यानी
जो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये किस पर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पर। ये बात क्लियर। अब आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। मैंने अभी बताया कि अगर गार्ड सेल में क्या वाटर एब्जॉर्ब होगा तो ये ओपन होंगे, अगर वाटर रिलीज होगा तो ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट में अब यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। और सबसे पहला प्रोसेस क्या है, अमीबा। तो बेटा अमीबा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और ये क्या करते हैं कि ये हमारे, अगर अर्थ की बात कर ले तो इन्हें क्या कहा जाता है, इमॉर्टल ऑन द टिप ऑफ नाइफ। और साथ ही साथ ये क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट द एवरी प्लेसेस ऑफ द अर्थ, यानी ये हमारे अर्थ के सभी जगहों पे पाए जाते हैं। बट मेनली और मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन वाटर, ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में होते हैं। इट टेक्स फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में कि भाई ये क्या है, अमीबा है। अमीबा का ये न्यूक्लियस है और ये क्या आया, फूड पार्टिकल आया। जैसे ही फूड पार्टिकल आया ये क्या किया कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इधर से बना लिया, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहा गया, स्यूडोपोडिया। अब जैसे ही ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है फिर ये क्या करता है, धीरे से इस स्यूडोपोडिया को क्लोज कर देता है। और जैसे ही क्लोज हुआ तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूडिंग मटेरियल इसके बॉडी के इनसाइड आ जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंगल्फिंग ऑफ फूड बाय अमीबा, यानी ये इंगल्फ कर रहा है, निगल रहा है फूड को। तो ये प्रोसेस किस में होता है, अमीबा में। ये बात क्लियर हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस, फूड पार्टिकल, स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन, फूड वैक्यूल, इजेशन। अब यहाँ पे डाइजेशन एंड एसिमिलेशन, इसके बाद बेटा क्या हो रहा है, इंजेशन ऑफ द फूड। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बेटा आपको समझना जो है वो मेन आपका क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के लिए आपको बस क्या ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन ऑफ फूड है वो किस में प्लेस होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होता है और ग्लैंड होते हैं, विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक्स डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, जिससे क्या होता है, एंजाइम रिलीज होता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल है इन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माउथ, ओशोफेगस, स्टमक, यहाँ पे आप देखते चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे ये पूरे होल पैसेज, चलिए यहाँ पे लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन ये होल पैसेज, ये कोलन एंड एनस, ये ओपनिंग। द मेन ग्लैंड्स आर सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, ये है। और साथ में क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में होता है, स्टमक में, ये तो स्टमक में है। लीवर ये आपका है, पैंक्रियाज ये स्ट्रक्चर है, एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और जो कि किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब आप यहाँ पे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अभी जो चीजें मैंने आपको पहले उधर बताई वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी डायग्रामेटिक तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब चलते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड सबसे पहले कहाँ पे बताया जा रहा है, इन द माउथ। तो क्या कह रहा है कि द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड, यानी जो फूड हम लोग लेते हैं, इनटेक करते हैं, उस फूड को सबसे पहले हम लोग माउथ में टीथ की हेल्प से ब्रेक करते हैं, स्मॉल पीसेस में तोड़ते हैं, एंड मिक्स विद सलाइवा, और सलाइवा के साथ मिक्सअप कराते हैं फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड। और जो सलाइवा कहाँ से निकलता है, सैलिवरी ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, सैलिवरी ग्लैंड से। सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम सैलिवरी एमाइलेज। सलाइवा के पास क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज होता है, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। अब ये जरूर याद रखना आप कि भाई जो माउथ है, माउथ में
कौन सा कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है, किस में होता है, तो स्टार्च होता है, किस में होता है, शुगर में। देन द फूड passes through the ओसोफेगस into the stomach। अब इसके बाद फूड पास हो जाता है कहां से, ओसोफेगस से, किसके पास होता है, स्टमक पे। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या समझना है कि इन द स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस which contains the enzyme pepsin, hydrochloric acid and muco। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन। पेप्सिन किसको ब्रेक करता है, प्रोटीन को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन ये जरूर याद रखिएगा, क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द एसिडिक मीडियम एंड हेल्प द एक्शन ऑफ पेप्सिन। Mucus protects the walls of the stomach from the action of the acid. Then the food passes into the small intestine. In the upper part of the small intestine called duodenum। अब ये कहा जा रहा है कि जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे क्या कहते हैं, ड्यूडेनम। द फूड इज मिक्स्ड विथ बाइल फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाटिक फ्रॉम द पैंक्रियाज। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल। अब कहा यह जा रहा है कि जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। और इस ड्यूडेनम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस को जो कि पैंक्रियाज से निकलते हैं उन्हें मिलाते हैं और जो कि हेल्प करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फैट। किसके ब्रेकडाउन में, फैट के कि, और ये फैट को किसमें कन्वर्ट करता है, लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर में। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स द एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। पैंक्रियाटिक जूस के पास क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन एंड लाइपेज ब्रेक डाउन फैट। अब ये क्या करते हैं कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक करता है और लाइपेज किसको ब्रेक करता है, फैट को। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द ग्लैंड्स the walls of the small intestine produces intestinal juice। The enzyme of the intestinal juice converts carbohydrates into glucose, fats into fatty acid and glycerol and protein into amino acid। The walls of the small intestine has several finger-like projection that is called as a villi। कहा यह जा रहा है कि यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के फूडिंग मटेरियल को एब्सॉर्ब कराते हैं, उसको ब्रेक डाउन कराते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कराते हैं। इनके पास क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विलाइज कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब ये क्या करते हैं कि इन with the help of villi they are generally responsible for absorption of food material and they supply to the blood, clear। and last one process in the large intestine, in large intestine no digestion of food takes place, only absorption of water is takes place। यानी अगर ये कहा जाए लार्ज इंटेस्टाइन के लिए, तो लार्ज इंटेस्टाइन के लिए अब आपको याद ये रखना है कि इन लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन ऑफ फूड, यानी किसी भी फूडिंग मटेरियल का कोई डाइजेशन नहीं होगा, ओनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट क्या आपको देखना होगा लाइफ प्रोसेस में, रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन में क्या है कि भाई रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन यूटिलाइज द गैसेस एंड वी यूज जनरली exchange of gases from inside our body to outside our body and outside our body to inside our body। अब यहाँ पे साफ साफ यह मेंशन है कि respiration is the process by which food is burnt in the cells of the body with the help of oxygen to release energy। कहा यह जा रहा है कि जो respiration है ये ऐसा प्रोसेस है कि हमारे बॉडी में ये फूड को बर्न कराता है और ये फूड को बर्न करा के किसमें, ऑक्सीजन से एनर्जी रिलीज करने में पार्टिसिपेट करता है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। अब जो एनर्जी रिलीज होती है रिस्पायरेशन से ये एटीपी मॉलिक्यूल के लिए होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एडीपी, एडीपी में के साथ कौन ऐड हुआ, फॉस्फेट, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एटीपी में। और जैसे ही आप एटीपी को वाटर के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो ये किसमें बदल जाता है, एडीपी प्लस एनर्जी। यानी ये पहले एनर्जी बनाता है, बाद में जब आप इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हो तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में।
अब यहाँ पे नेक्स्ट में आपको क्या देख सकते हो कि भाई टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रिस्पायरेशन, द एरोबिक एंड द एनारोबिक रिस्पायरेशन। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे जो रिस्पायरेशन के टाइप्स है वो मेनली कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप, एरोबिक एंड एनारोबिक। द रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एज अ एरोबिक प्रोसेस, and whereas the respiration in the absence of air then that is called as anaerobic। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ मैंने क्या कहा कि ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बना रहा है, पायरुवेट, और जैसे ही पायरुवेट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यानी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिस्पायरेशन हो उस रिस्पायरेशन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। और जो रिस्पायरेशन प्रोसेस विदाउट ऑक्सीजन हो या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट बना रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड बना रहा है। अब यही चीज ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एथेनॉल। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भाई जनरली हमारे बॉडी में मस्कुलर कंडीशन में ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अब एक्सटर्नली जो ईस्ट हैं, फंजाई हैं, वो क्या क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल में यानी एथेनॉल में। ये बात क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि भाई ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट प्लस एनर्जी। अगर फिर से ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये दो कंडीशन, इन मसल सेल, अभी मैंने आपको मस्कुलर बताया ना कि अगर मसल सेल में है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाएगा, और अगर ऐसा है कि ये ईस्ट में आ रहा है, फंगस में आ रहा है, तो ये क्या बनाएगा, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमन बीइंग में रिस्पायरेशन को आप कैसे समझेंगे, द मेन organs of the respiratory system are nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, lung है, diaphragm। अब आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट को बनाया गया है। pharynx बनाया गया, larynx बनाया गया, टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाया गया, राइट ब्रोंकस, राइट लंग, एल्विलाइज, ये सारे डायग्राम्स में आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं जो आपको ऑर्गन बताए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या मेंशन है कि एयर इंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल। अब जो हम एयर लेते हैं ना वो किससे लेते हैं, नॉस्ट्रिल के हेल्प से, और नॉस्ट्रिल के हेल्प से लेते हैं और ये पास कराते हैं किसके पास, फेरिंक्स के पास। फेरिंक्स के पास जैसे जाता है तो फेरिंक्स क्या करता है, इस एयर को ट्रांसफर करता है ओसोफेगस, ओ सॉरी, विंड पाइप के पास, ट्रैकिया के पास, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, देन इट इज रीच अप टू लंग्स, एंड इन लंग्स इट इज प्रेजेंट with the help of alveoli, and that alveoli are responsible for exchange of gases from our body, it means our blood vessels to our lungs and lungs to our blood vessels। अब ये सारी चीजें बताई गई। अब यहाँ पे देखिए आपको साफ साफ मेंशन है कि the alveoli helps to increase the surface area for the exchange of gases। यानी जो एल्वेलाइज हैं ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करा देती हैं ताकि हमारी जो लंग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा गैसेस को क्या कर सके, एक्सचेंज कर सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कि भाई किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आपको मैकेनिज्म में सिंपल सा आपको ध्यान देना है कि जब आप इनहेल करते हो, किस क्या करते हो, इनहेल, इनहेल यानी सांस को लेते हो, तो आपका जो चेस्ट रीजन है वो क्या होता है, फ्लैटेड हो जाता है। जब आप सांस को छोड़ते हो, एक्सहेल करते हो, तो ये जो चेस्ट रीजन है ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है। अब यही बताया जा रहा है कि ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, इन एंड आउट, ये कंडीशन। अब देखिए चेस्ट एक्सपेंड्स, छाती क्या हो रही है, फैल रही है, लेकिन कैसे, सीधे वर्टिकल, और इसमें क्या हो रही है, डाउन साइड। अब बेटा ये जो लंग है इसके नीचे एक स्पेसिफिक क्या होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। अब एक एक्टिविटी से यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन। एक्सपायरेशन में लंग क्या कर रहा है कि श्रिंक कर रहा है, और इंस्पायरेशन में लंग क्या कर रहा है, स्वेलन हो रहा है। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है कि द ट्रांसफर ऑफ द फूडिंग
द ट्रांसफर ऑफ द इसेंशियल मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द आवर बॉडी फ्लूइड। अब यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन या इन ह्यूमन बीइंग में कि द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी जो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे। और ये क्या क्या कंटेन करता है, ब्लड, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज एंड हार्ट। अब ब्लड क्या होता है कि भाई ट्रांसपोर्ट, ब्लड क्या होता है, अ इसेंशियल मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द मेन कंपोनेंट फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रांसपोर्ट, blood is responsible for transport of food, oxygen and waste products. It consists of plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. यानी जो ब्लड है हमारा ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, मेनली 2 कंपोनेंट, प्लाज्मा एंड ब्लड कार्पसल्स। अब ब्लड कार्पसल्स में भी आपको बेटा 3 टाइप के, रेड ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, इनकी बात की जा रही है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा। जो प्लाज्मा है वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट को। रेड ब्लड सेल्स किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को। व्हाइट ब्लड सेल्स किसको किल करते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। यानी जो WBC है ये हमारे बॉडी में जो हार्मफुल माइक्रोब्स आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, और जो पैथोजन है इन्हें क्या करते हैं, मारने का काम कौन करता है, WBC करता है। और प्लेटलेट्स किस में हेल्प करता है, प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। यानी जो हमारा ब्लड है, जैसे चोट लग जाए तो क्या होता है कि ब्लड बाहर निकलने लगता है, उस ब्लड को निकलने से रोकने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। और इसमें कौन हेल्प करता है, प्लेटलेट्स। अब यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको ध्यान देना है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज किसको कैरी करते हैं, प्योर ब्लड को, और जो कहाँ से होते हैं, हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स। ऐसे ही वेन्स क्या करते हैं कि ये कि इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करते हैं ऑल बॉडी पार्ट से, और कहाँ सप्लाई करते हैं, हार्ट के पास। और कैपिलरीज क्या कहती हैं कि कैपिलरीज आर वेरी नैरो ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। कहने का मतलब क्या है, जो आर्टरीज और वेन को कनेक्ट कराता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, आर्टरीज कैपिलरीज कहते हैं। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो भाई यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ह्यूमन में जो हार्ट है वो कैसा, किसका बना होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर का, जो क्या काम करता है कि पूरे बॉडी तक ब्लड सप्लाई कराता है। अब हार्ट जो है ये हमारे बॉडी में मेनली कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ऐसे ही हमारे बॉडी में ये क्या हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। देखिए आप, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये 4 आपके क्या हैं, चैम्बर हैं, किसके, हार्ट के। ये बात क्लियर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे बताया भी जा रहा है वर्किंग ऑफ द हार्ट, इट मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है कि भाई एक बार ब्लड ला रहा है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई हुआ, फिर ये ब्लड वापस यहाँ आया, यहाँ से ये वापस लंग्स के पास गया, लंग ने इसे प्योरीफाई किया, और यहाँ से ये गैसियस एक्सचेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई कि भाई एक बार यहाँ से इस प्रोसेस से यहाँ जा रहा है और वापस यहाँ आ रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आपका मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। यानी ये 2 टाइप का हो गया। इसीलिए ह्यूमन बॉडी में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है इसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे वर्किंग ऑफ ब्लड हार्ट मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब बस यहाँ पे आपको क्या समझना है, लिम्फ। लिम्फ में क्या है कि लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है इसमें जो कलरलेस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसी कलरलेस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा, जो किससे बना होता है, प्लाज्मा से बना होता है। विच escapes फ्रॉम द कैपिलरीज, जो कैपिलरीज से निकल जाते हैं, यानी कैपिलरीज के लीकेज से बने होते हैं। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज,
लिम्फ वहां से निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज में पहुंच जाते हैं, विच फॉर्म लिम्फ वेसल एंड ज्वाइंस इनटू लार्ज वेन। ये कहाँ से निकलते हैं, लिम्फ वेसल से, और लार्ज वेन में ज्वाइन हो जाते हैं। लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। और लिम्फ फिर से डाइजेस्टेड फैट को, जो एक्सेस मटेरियल है, इसको वापस से कहाँ भेज देता है, ब्लड में। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी। अब जो कि क्या करता है, लिम्फोसाइट को कंटेन करता है, जो हमारे बॉडी में जर्म्स को, जो माइक्रोब्स अटैक कर रहे हैं, उसको किल करता है, जिससे हमारी बॉडी क्या होती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है कि हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। द हार्ट इन मैमल्स एंड बर्ड्स हैव 4 चैम्बर एंड द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय अ सेप्टम। कहा यह जा रहा है कि जो ह्यूमन हार्ट है या बर्ड हार्ट है, उसे 4 पार्ट से 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ये राइट और लेफ्ट एक सेप्टम से डिराइव्ड होता है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा जा रहा है कि दिस प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे मान लेते हैं इस साइड यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है कि द हार्ट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर। एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यानी एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर के हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर। एंड allows some mixing of oxygenated deoxygenated blood। इनमें क्या होता है, कुछ जगह पे जो मिक्सिंग होती है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। अब ये मिक्स होते हैं बेटा, इसीलिए ये क्या करते हैं, टाइम के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को, यानी एटमॉस्फेयर के साथ अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। इसीलिए बेटा ह्यूमन बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स बॉडी टेम्परेचर कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, और अदर यानी बर्ड्स, एम्फीबियन, इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, क्या, हॉट या वार्म ब्लडेड एनिमल्स। द हार्ट इन फिशेस, अब इसके बारे में समझते हैं। द हार्ट इन फिशेस हैव कंटेन ओनली 2 चैम्बर एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन गिल्स। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, फर्स्ट चैम्बर एंड सेकेंड चैम्बर। ये किसके लिए है, फिश के लिए, ये एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स, और ये बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना होगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। In plants, transportation of materials like food, water and minerals takes place through the conducting tissue called xylem and phloem। कहा यह जा रहा है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में जो फूडिंग मटेरियल है, जो ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल है, इसका ट्रांसपोर्टेशन किसकी हेल्प से होता है, जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से होता है। जाइलम क्या होते हैं बेटा, जाइलम इज अ वैस्कुलर बंडल विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सारा प्रोसेस बताया जा रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या आएगा, फ्लोएम। फ्लोएम इज आल्सो वैस्कुलर बंडल एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग और ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल फ्रॉम लीफ टू रूट। ये बात क्लियर हो जाएगी। अब बेटा आप यहाँ पे पूरा पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन में ही ये बात क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम के जो स्ट्रक्चरल हैं, इनके बारे में बताया गया कि भाई जाइलम में क्या है, ट्रैकेट्स हैं, फाइबर्स हैं, वेसल मेंबर है, परफोरेटेड प्लेट है, और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम में बात करें तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, फाइबर, सीव ट्यूब होता है, सीव वेसल्स होता है, सीव प्लेट होता है, कंपेनियन सेल होते हैं। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, फ्लोएम में, और जाइलम में सारी अलग चीज़ें होती हैं। अब लास्ट वन प्रोसेस क्या है हमारा, एक्सक्रीशन। लास्ट वन प्रोसेस हमारा क्या है, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है कि द प्रोसेस बाय विच वी जनरली रिमूव आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। यानी हम अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल रिमूव आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं।
अब ह्यूमन बीइंग में क्या है, एक्सक्रीशन के लिए स्पेशली ऑर्गन्स होते हैं। तो द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आप देख सकते हैं किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड स्फिंक्टर, साथ ही साथ क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है। ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ द स्क्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन, यानी इसके पास क्या होता है, स्क्रीटरी यूनिट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्क्रीटरी सिस्टम। अब आप यहाँ पे डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि किसका बना है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बना हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, जिसमें आपको एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, मेडुला, कॉर्टेक्स, रीनल पेल्विस, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, यूरेटर, ओपनिंग ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये दिखाए गए हैं। ठीक है। अब इसमें आपको स्ट्रक्चर में क्या दिखाया जा रहा है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, यानी ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, ये जरूर याद रखिएगा। ये किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को। ठीक। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में आप देख सकते हैं कि भाई ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये बोमेंस कैप्सूल है, इसमें आर्टेरियोल एंड अफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल ये है। इसके बाद क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनली कहते हैं। लूप ऑफ हेनली में आप देख सकते हैं कि भाई प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, कन्वोलेटेड ट्यूबुल, डिस्टल ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये सारे स्ट्रक्चर आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नेफ्रॉन के बारे में कि भाई ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। अभी ये जो चीज़ें मैंने आपसे उधर बात कर लिया। अब यहाँ बस आपको क्या ध्यान देना है कि नेफ्रॉन आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर। अब आप ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा, आपको जो सारी चीज़ें ना समझ में आए आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जिससे आपको हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलता जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये सारी कंडीशन आप देखेंगे नेफ्रॉन के बाद, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपका क्या होता है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। और एक्सक्रीशन इन प्लांट तो मैंने आपको बता ही दिया था कि प्लांट में एक्सक्रीशन ऑफ मटेरियल एंड गैसेस आर बिलोंग्स विद द स्टोमेटा। ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आज हम लोगों ने वन शॉट में और बहुत आसानी से, बहुत शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि आप सबको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।